तो आज हम बात करने वाले हैं सम्मान, जुनून और बलिदान की। एक ऐसी कहानी की जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। चलिए इस महागाथा की गहराई में उतरते हैं। सिर्फ एक लाइन, लेकिन ये कोई मामूली सोच नहीं थी। ये वो चिंगारी थी जिसने एक बहुत बड़े, एक विनाशकारी संघर्ष की आग को हवा दे दी। तो ये कहानी है जुनून की, सम्मान की और एक ऐसे बलिदान की जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। ये कहानी है दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के टकराव की और कैसे इस टकराव ने एक ऐतिहासिक मुकाबले को जन्म दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है दो बिल्कुल अलग, एकदम विपरीत ताकतों से। एक तरफ जहां रोशनी है तो दूसरी तरफ घना अंधेरा। और ये दो दुनियाएं कौन सी थी? एक तरफ थी दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी की बेरहम महत्वाकांक्षा, तख्त, ताज और ख्वाहिश। और दूसरी तरफ था मेवाड़, जो अपने उसूलों, स्वाभिमान और प्रेम के लिए जाना जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो उसका रास्ता वो तलवार के दम पर बना था। अपने ही चाचा से सत्ता छीनी, एक सोची समझी शादी से अपनी हुकूमत को और मजबूत किया। और उसकी सोच ये थी कि इस दुनिया की हर नायाब, हर कीमती चीज पर सिर्फ और सिर्फ उसी का हक है। और उसी वक्त मेवाड़ में एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही थी, एक प्रेम कहानी। हुआ यूं कि शिकार के दौरान मेवाड़ के राजा रतन सिंह का तीर गलती से राजकुमारी पद्मावती को लग गया और फिर उनकी सेवा करते करते दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। उन्होंने शादी की और राजा अपनी नई रानी को चित्तौड़ के किले में ले आए। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, महलों की यह शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। धोखे की एक छोटी सी चिंगारी एक बड़े विनाशकारी युद्ध की आग भड़काने वाली थी। और इस पूरे संघर्ष की जड़ पता है कहाँ थी? किसी युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि महल की ही दीवारों के अंदर। ये सब शुरू हुआ भरोसे के टूटने से, जब चित्तौड़ के राजगुरु राघव चेतन राजा और रानी को एक निजी पल में छिपकर देखते हुए पकड़े गए। तो फिर क्या हुआ? जाहिर है इस हरकत के लिए राजगुरु को राज्य से निकाल दिया गया, अपमानित किया गया। और बस बदले की आग में जलता हुआ वो सीधा पहुंचा दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास। और उसने खिलजी को रानी पद्मावती की खूबसूरती के बारे में बताया। खिलजी तो पहले से ही हर नायाब चीज का भूखा था और अब वो रानी पद्मावती के लिए जुनूनी हो गया। नतीजा, उसने अपनी पूरी सेना चित्तौड़ की तरफ भेज दी। पूरे 6 महीने सोचिए, 6 महीनों तक खिलजी की विशाल सेना चित्तौड़ के उस अभेद्य किले को घेरे खड़ी रही। लेकिन ना तो किले की दीवारें टूटीं और ना ही राजपूतों का हौसला। जब सीधी ताकत से बात नहीं बनी तो खिलजी ने अपनी रणनीति बदल दी। अब उसने जोर की जगह धोखे और चालाकी का सहारा लिया। उसने शांति का एक प्रस्ताव भेजा। कहा कि उसे बस एक बार उस रानी की झलक देखनी है, जिसकी खूबसूरती के चर्चे सुनकर वो यहां तक आया है, और वो चला जाएगा। लेकिन जाहिर है उसके इरादे जरा भी नेक नहीं थे। अब यहां राजपूतों का उसूल सामने आता है कि इतिहास भले ही पन्ने बदल दे, पर राजपूत अपने उसूल नहीं बदलते। और उनका उसूल था मेहमान नवाजी का। इसी उसूल के चलते राजा रतन सिंह ने खिलजी को किले में आने तो दिया, लेकिन अपनी पत्नी को दिखाने से साफ मना कर दिया। और यहीं खिलजी ने अपना असली रंग दिखाया। जब राजा रतन सिंह मेहमान नवाजी के नाते निहत्ते खिलजी को किले के बाहर तक छोड़ने गए, तो खिलजी के छिपे हुए सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया और इस तरह धोखे से मेवाड़ के राजा को बंदी बना लिया गया। तो अब क्या? खिलजी ने शर्त रखी कि राजा को छोड़ने के बदले रानी पद्मावती को दिल्ली आना होगा। लेकिन रानी पद्मावती ने हार नहीं मानी। उन्होंने आत्मसमर्पण की आड़ में एक बहुत ही साहसी योजना बनाई। उन्होंने कहा कि वो आएंगी, लेकिन कुछ शर्तों पर। वो अपनी 800 दासियों के साथ आएंगी, सुल्तान से मिलने से पहले अपने पति राजा रतन सिंह से मिलेंगी और गद्दार राघव चेतन का सिर पहले चित्तौड़ भेजा जाएगा। खिलजी को लगा कि वो जीत गया, लेकिन वो 800 पालकियां जो दिल्ली पहुंची, उनमें दासियां नहीं थीं। उनमें थे चित्तौड़ के सबसे बेहतरीन सैनिक, और उन्होंने खिलजी के ही कैंप में घुसकर अपने राजा को आजाद करा लिया। दिल्ली से ये जो कामयाब रेस्क्यू हुआ, इसके बाद टकराव का एक नया दौर शुरू हुआ। अब ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि उसूलों और आदर्शों की भी बन गई। इसी दौरान राजा रतन सिंह और खिलजी का आमना सामना हुआ। रतन सिंह ने खिलजी को हरा दिया, लेकिन उसे मारा नहीं। क्यों? क्योंकि राजपूतों का उसूल है कि वो घायल और लाचार पर वार नहीं करते।
ये एक ऐसी बात थी, सम्मान का एक ऐसा पाठ जो खिलजी की समझ से बिल्कुल बाहर था। रतन सिंह ने तो उसूल निभाया, लेकिन खिलजी इस अपमान से आग बबूला हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ एक आखिरी जबरदस्त हमला कर दिया और राजा रतन सिंह भी उससे आमने सामने लड़ने के लिए निकल पड़े। दोनों राजाओं के बीच द्वंद्व युद्ध चल रहा था, लेकिन तभी खिलजी के आदमियों ने लड़ाई के उसूलों को तोड़ दिया। उन्होंने पीछे से रतन सिंह पर हमला किया और उन्हें मार डाला। एक बार फिर खिलजी ने यह साबित कर दिया कि उसके लिए उसूलों से बड़ी चीज है किसी भी कीमत पर जीत। राजा की मृत्यु हो चुकी थी, सेना हार चुकी थी और खिलजी किले के दरवाजे तोड़ने ही वाला था। अब चित्तौड़ की महिलाओं ने अपनी रानी के नेतृत्व में एक आखिरी और सबसे बड़ा फैसला लिया। और उनके इस फैसले को समझने के लिए पहले जौहर को समझना जरूरी है। जौहर राजपूत महिलाओं द्वारा अपने सम्मान की रक्षा के लिए किया जाने वाला एक अंतिम कार्य था। दुश्मन के हाथों अपमानित होने से बचने के लिए वो खुद को अग्नि को समर्पित कर देती थीं। और इसी के साथ रानी पद्मावती ने कहा, ये शरीर राख हो जाएगा पर अमर रहेगी राजपूती शान। इन शब्दों के साथ वो चित्तौड़ की तमाम महिलाओं को लेकर उस विशाल अग्नि में चली गईं। उन्होंने गुलामी की जगह सम्मान को चुना और खिलजी को उसकी सबसे बड़ी जीत में सबसे बड़ी हार दे दी। खिलजी ने किला तो जीत लिया, लेकिन अंदर उससे क्या मिला? सिर्फ राख। और ये राख अपने पीछे एक सवाल छोड़ गई जो आज भी कायम है कि इतिहास असल में किसे याद रखता है, जो हर कीमत पर जीतता है या वो जो अपने उसूलों के लिए जीता है।